नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए एमटीएस और हवलदार के पदों के बारे में। हवलदार के पद सीबीआईसी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सीबीएन डिपार्टमेंट में आमंत्रित किए गए हैं। आप भी अगर एमटीएस और हवलदार के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो समय रहते हुए इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आप आवेदन करेंगे और क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, पूरी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में आज आपके सामने हम रख रहे हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वहीं पहली बार आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, हवलदार और एमटीएस के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 मार्च 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक लास्ट डेट है फ़ी रिसिप्ट की, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2022 रात के 11 बजे तक है। वहीं आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट आप कर सकते हैं 2 मई 2022 तक रात के 11 बजे तक। और जो आप ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं एसबीआई बैंक के थ्रू अपनी फ़ीस को जमा कराने के लिए, वो उसकी अंतिम तिथि है 3 मई 2022 रात के 11 बजे तक। और चालान के माध्यम से, एसबीआई चालान के माध्यम से आप बैंक के वर्किंग आवर में 5 मई 2022 तक अपनी फ़ीस सबमिट करा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया है उसमें कुछ गलती हो गई है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में करेक्शन के लिए आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही करने के लिए। तो आप करेक्शन के लिए 5 मई 2022 से 9 मई 2022 तक करेक्शन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं। अब उसके बाद एग्ज़ामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है फर्स्ट पेपर के लिए, वो जुलाई 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। और सेकंड पेपर के लिए जो डेस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होना है वो उसकी सूचना आपको फर्स्ट पेपर एग्ज़ामिनेशन के बाद में आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर आपको बता दें, जर्नल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ़ीस से छूट दी गई है, उन्हें कोई फ़ीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सभी कैटेगरी की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए भी फ़ीस से छूट दी गई है, एग्जेम्प्ट रखा गया है उनको फ़ीस पेमेंट करने से। आप फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या भीम यूपीआई के माध्यम से। वहीं जो दूसरा माध्यम है अपनी फ़ीस सबमिट करने का, आप एसबीआई चालान के माध्यम से भी अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। लिहाजा आप अपना एसबीआई चालान 3 मई 2022 तक जनरेट करा लेंगे। ये एसबीआई चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद आपका ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट के लिए एसबीआई बैंक से चालान जनरेट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब दोस्तों, बात करते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और जो हवलदार के पद हैं सीबीआईएन और सीबीएन में, उनको जो एज लिमिट है, आयु सीमा जो रखी गई है वो मिनिमम एज है 18 साल और जो मैक्सिमम एज है 25 से 27 साल के बीच में पोस्ट वाइज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एसएससी मल्टीटास्किंग और हवलदार रिक्रूटमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग वैकेंसी डिटेल की, तो वैकेंसी डिटेल और उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एमटीएस की जो टेंटेटिव वैकेंसियां हैं उनको अभी डिक्लेयर नहीं किया है।
वो बाद में डिक्लेयर की जानी है। जबकि हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट्स में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो टोटल पद हैं हवलदार के वो 3603 हैं। इस तरह से एमटीएस और हवलदार पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों को 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट के अंदर रखा गया है, जो कि वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस कंस्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ और ट्राइब्यूनल्स में डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ में इन पदों को भरा जाना है। वहीं हवलदार का जो पद है वो भी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 में रखा गया है, जो ग्रुप सी का नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। अब दोस्तों रिजर्वेशन की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहाँ कुछ परमिसिबल डिसेबिलिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ सूटेबल कैटेगरी और बेंचमार्क डिसेबिलिटी दी गई हैं। आप इनको एडवर्टाइजमेंट में अच्छे से इत्मीनान के साथ इनको अच्छे से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हवलदार की पोस्ट के लिए बात की जाए तो उसके लिए भी जो सूटेबल कैटेगरी है डिसेबिलिटी की वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप उन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हवलदार की वैकेंसी के लिए भी डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की। तो सभी भारतीय नागरिक इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नेपाल, भूटान के नागरिक भी इनके लिए एलिजिबल हैं। तिब्बतन रिफ्यूजी भी इनके लिए एप्लीकेबल हैं। वहीं जो कैंडिडेट पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज से यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं वो कैंडिडेट भी इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात हम पहले ही यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। जो एज लिमिट है वो कम से कम कैंडिडेट की 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 25 साल। ये जो क्राइटेरिया है एमटीएस हवलदार के लिए है इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। इसका मतलब है कि आवेदक जो है 2 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। वहीं जबकि एमटीएस कुछ डिपार्टमेंट में और हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो मिनिमम एज है, कम से कम आयु है वो 18 साल है और अधिकतम आयु 27 साल रखी गई है। यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 95 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो एमटीएस और इन हवलदार की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल प्लस उनकी जो टोटल मिलिट्री सर्विस है उसको घटाकर 3 साल का अतिरिक्त यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देने का प्रावधान है। वहीं और कई सारी कैटेगरी हैं जिनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए शर्तें रखी गई हैं। दोस्तों इन वैकेंसीज़ के लिए जो कंपटीशन टेस्ट किया जाएगा उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कंपेंसेटरी टाइम और असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब का भी प्रबंध किया गया है, जो कि आपकी डिसेबिलिटी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, जो कि आवेदक के पास 30 अप्रैल 2022 को हर हाल में होनी चाहिए। आवेदक ने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम यानी 10वीं का एग्ज़ाम पास किया हो किसी भी भारत में स्थित रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है https://ssc.nic.in की वेबसाइट पर पहुंच जाना है। यहां आपको जाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपको कराना है और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कौन कौन सी जानकारियां देनी हैं, ये सारा विवरण हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे सेकंड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वहीं आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होता है, जो कि जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो फ़ोटो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट यानी ऊंचाई होनी चाहिए। आपके फ़ोटोग्राफ में आपके सर पर कोई भी कैप नहीं होना चाहिए, कोई चश्मा, और आपका जो फ़ोटो है एकदम सामने से लिया गया होना चाहिए, जिसमें दोनों आँखें बिना किसी रेड आई के होनी चाहिए और आपके दोनों कान और दोनों कंधे ठीक से दिखाई देने चाहिए। अगर ऑनलाइन आवेदन में एप्लीकेशन फॉर्म में आप प्रॉपर या ठीक साफ़ सुथरा फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है या एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप 30 अप्रैल 2022 तक अपना आवेदन फाइनली सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इन पोस्टों के लिए एमटीएस और हवलदार की इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बिना लास्ट डेट के इंतज़ार किए हुए आप समय से पहले इन आवेदन को सबमिट कर दें। वहीं आपको एसएससी की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होता है और उस अकाउंट के द्वारा ही आपको जितने भी आगे के फ्यूचर काम हैं वेबसाइट और इन वैकेंसी से रिलेटेड उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। वहां आपको एक रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, एक पासवर्ड दे दिया जाता है, जिसके द्वारा आप सारे वेबसाइट के काम कर सकते हैं। यहाँ एक और इंस्ट्रक्शन आपको बता दें कि बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रो प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आपको फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने सभी जो कॉलम्स हैं, लाइंस हैं, उनमें सही डिटेल भरी है या नहीं। अब बात आती है एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एसएससी ने रीजन और स्टेट यूटी वाइज एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिए हैं। हर रीजन में अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, जैसे सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया है। वहीं जो कर्नाटका केरला रीजन है उसमें लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश और सब रीजन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। नॉर्दर्न रीजन में है दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। वहीं साउदर्न रीजन में है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसके अलावा जो वेस्टर्न रीजन है उसमें दादरा नगर हवेली है एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप जिस भी रीजन में आते हैं, आपका स्टेट जिस रीजन में आता है उस रीजन से संबंधित एग्जामिनेशन सेंटर को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हर एग्जामिनेशन सेंटर के सामने उसका कोड भी दिया हुआ है, जैसे भागलपुर का कोड है 3201, मुजफ्फरपुर का 3205, पटना का 3206। तो इस तरह से आप अपने जो रीजन है, स्टेट जिस रीजन में आता है उस रीजन में जो एग्जामिनेशन सेंटर उपलब्ध हैं उनमें से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि जो
पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट में जनरल इंग्लिश हो गए, जनरल इंग्लिश से संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे और उनके जो अंक होंगे 25 अंक होंगे। और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है पेपर फर्स्ट का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित होंगे 25 प्रश्न 25 मार्क्स के। तीसरे पार्ट में होंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से संबंधित 25 प्रश्न जो कि 25 मार्क्स के होंगे। और जो चौथा पार्ट है जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न वाला होगा और इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 90 मिनट का ये पेपर होगा। 90 मिनट यानी 120 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल। उन कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट का टाइम रखा गया है जो PWD यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। तो 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं और 100 मार्क्स के टोटल प्रश्न पत्र होगा पहला प्रश्न पत्र। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होंगे सभी, यानी जो 3 पार्ट हैं, पार्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इंग्लिश का जो पार्ट है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि 0.25% की हर गलत मार्क्स क्वेश्चन पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है जब आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आप उसके बारे में श्योर होना चाहिए कि आप उसका जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कैंडिडेट ने जो मार्क्स फर्स्ट पेपर में किए हैं और आपने फर्स्ट पेपर में जितने नंबर हासिल किए हैं वो आपके जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स होंगे उनको इफेक्ट 100% करेगी। तो आपको ध्यान रखना है आपका फर्स्ट पेपर जो है अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो सही है और आपको उसके लिए मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करके पर क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है और उसको मार्किंग नहीं की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड जो कि डेस्क्रिप्टिव या विस्तार पेपर होगा। सब्जेक्ट इसमें होंगे शॉर्ट एसे आपको लिखना होगा, एक लेटर लिखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, एक लेटर लिखना होगा आपकी जो 8वीं सूची है भारतीय संविधान की उसके अकॉर्डिंग जो कोई लैंग्वेज है, जैसे आप हिंदी भाषी हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज में एक लेटर लिखना होगा, शॉर्ट एसे लिखना होगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस चीज़ के लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं, एक शॉर्ट एसे के लिए 25 मार्क्स हैं और एक लेटर के लिए 25 मार्क्स रखे गए हैं। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का रखा गया है, जबकि डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये टाइम 60 मिनट का रखा गया है। तो आपका जो पेपर सेकंड है डेस्क्रिप्टिव टाइप का है, पेन एंड पेपर मोड में आपको करना है, राइटिंग मोड में आपको उसको लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जो पेपर फर्स्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं 100% आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को इफ़ेक्ट करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि ये जो एसे और लेटर राइटिंग है उसको आप अच्छे से लिखें, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। वहीं जो पेपर सेकंड है वो आपके जो कट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कमीशन द्वारा रखी गई है उसको वो डिफरेंट कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकता है। पेपर सेकंड जो है कैंडिडेट को अपना जो रोल नंबर है उसको अच्छे से लिखना चाहिए। वहीं कैंडिडेट को अपना लेफ़्ट हैंड और उसके जो थंब इम्प्रेशन है और सिग्नेचर हैं वो अच्छे से प्रोवाइडेड कॉलम में करने चाहिए, जिससे आपका पेपर सेकंड अच्छे से इवैल्यूएट हो सकेगा और आपके मार्क्स जो आपकी फाइनल कट ऑफ है उसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने MTS मल्टीटास्किंग
नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 की अधिकांश डिटेल आपको यहाँ पर हमने बता दी है। लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना है और जो कंडीशंस हैं उनसे संतुष्ट हो जाना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी और जो जानकारी है अच्छे समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अभी दबा दें, जिससे जो सेकंड पार्ट है वीडियो को वो आपको मिल सकेगा। और ऑनलाइन आपको किस तरह से जानकारियाँ देनी है, क्या क्या जानकारी उसमें प्रोवाइड करानी है ऑनलाइन फॉर्म में, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में।